हेलो। हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी सोशियोलॉजी। और आप पढ़ने वाले हैं गीता मैम के साथ सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। लगभग हमने 99 क्वेश्चन को सोल्व किया था और आज हम सोल्व करेंगे इससे आगे 50 क्वेश्चन को। 150 तक आज यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। और ये सभी पीवाईक्यू हम एच को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनको सोल्व कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है आपको काफी बेनिफिशियल आपके लिए ये साबित होने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये स्वागत है, करते हैं आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुक पूछी गई है, मेथड इन सोशल रिसर्च बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गुडे एवं हार्ट के द्वारा। बुक्स दिया, जहाँ तक आज तक मैंने एक्सटेट का एग्जाम दिया है वहां पर बुक्स और डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप बुक्स और जो डेफिनेशंस हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं, क्योंकि बुक्स ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछी जाती हैं। और बुक्स और डेफिनेशन तो जरूर है आपको ज्यादा से ज्यादा याद करके जाने की। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, गुडे एवं हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने दी थी? जो ग्लोबल विलेज है इसकी अवधारणा देने वाले कौन थे? वो थे मार्शल मैकलुहान। ये तो हो गया वैश्विक गांव। और वैश्विक नगर की अवधारणा देने वाले कौन थे? वैश्विक नगर की अवधारणा देने वाले थे वो थे सस्किया हुसैन जी। वैश्विक गांव की अवधारणा देने वाले कौन थे? सस्किया 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 जो ग्लोबल नगर की अवधारणा देने वाले थे वो सस्किया हुसैन जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की अवधारणा देने वाले कौन थे? अब सेंसिटाइजेशन की कॉन्सेप्ट देने वाले थे एन श्रीनिवास जी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? उत्तर आधुनिकता के विचारक इनमें कौन कौन से हैं? इनमें देखिए उत्तर आधुनिक विचारक इसमें जैक्स देरेदा भी आते हैं, जे एफ लियोटार्ड भी आते हैं, जेमिसन भी आते हैं, लेकिन जे एलेक्जेंडर जी उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं? किस प्रकार का निष्पादन करते हैं? तो यह प्रतिनिधित्व क्या दिखलाता है? हाउ हाउ आर स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग रिलेटिव टू व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये किस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्षमता संदर्भ में। ठीक है। एबिलिटी रेफरेंस में इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा मापदंड संदर्भ, यानी क्राइटेरियन रेफरेंस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आकलन की एक रूपरेखा का तत्व नहीं है? आकलन करने की एक रूपरेखा इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, प्रणाली इसका एक तत्व नहीं है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता से स्व निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता है। लर्नर सेल्फ concept from moves from being component of the assessment framework। जो जो शिक्षार्थी हैं उनका स्वप्रत्यय निर्भरता से स्वनिर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता क्या कहलाती है? तो यह मान्यता कहलाएगी एंड्रोगोगी की मान्यता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक
शिक्षक शिक्षा की फतचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सिल्वेस्टर, दी absence of brain science curricula in teacher education creates possibility for, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा शैक्षिक पिछड़ापन यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा क्या है? जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो यह मूलभूत अवधारणा क्या कहलाएगी? स्टूडेंट्स एक्टिविटी कंसेप्ट नॉलेज इज ए फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। जब स्वयं से ज्ञान का निर्माण करेंगे तो वो रचनात्मक उपागम की श्रेणी में आता है, तो ये रचनात्मक उपागम की मूल अवधारणा है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद की विचार प्रक्रिया का सजगता तथा समझ क्या है? खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ क्या है? awareness and understanding of one's own thought process is known as, किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेटाकॉग्निशन, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत संगठन या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अव्यू ये मूलभूत अवधारणा थी, यानी जो स्पेसिफिक नेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस लर्निंग वाज द व्यू पॉइंट ऑफ, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये किसके द्वारा दी गई थी मूलभूत धारणा? ये दी गई थी डेविड असूवेल के द्वारा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता की वर्तमान अवधारणा किसका सम्मिश्रण है? जो रचनात्मकता है वर्तमान की अवधारणा किसका सम्मिश्रण है? द करंट एम्फसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इंटीग्रेट्स द व्यूज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की ये एक सम्मिश्रण अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो डियर देखिए, ये सिद्धांत कहलाएगा सहयोगी अधिगम का। इसमें ये बोला गया है कि जो बोलने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनके साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग यह एक सहयोगी अधिगम का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? जो भावात्मक विकास है इसको किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? इमोशनल डेवलपमेंट इज बेटर अंडरस्टूड विदिन विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो राइट आंसर होगा, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ दिया गया है बौद्धिक विकास, यहाँ दिया गया है बौद्धिक विकास, सृजनात्मक विकास, गामक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो भावात्मक से कौन यहाँ पर संबंधित है? तो यहाँ पर संबंधित है आध्यात्मिक विकास, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एमएचआरडी के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएचआरडी के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, स्वयं। तो ये जो स्वयं एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना होता है। एमएचआरडी जो एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है डियर, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, स्वयं एक पोर्टल है। ठीक है डियर, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NROER क्या है? यानी यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, NROER। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो इसका अकॉर्डिंग
इसका राइट आंसर होगा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डियर, ये जो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल डिजिटल मंच है। ये जो है शिक्षक और छात्रों के लिए विभिन्न जो तरह तरह की शैक्षिक जो सामग्री है उनको उनके लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए ये है उनकी जो शिक्षक की सामग्री है उसको उपलब्ध कराता है। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी को परिभाषित किया गया। अब आईसीटी आप जानते हो आईसीटी क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है, यहाँ पर आईसीटी को परिभाषित करना है या ना कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म तो इसकी यही है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इस अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो आईसीटी को परिभाषित किया गया है। आईसीटी को परिभाषित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके, ये एक आईसीटी की परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, तो इसका फुल फॉर्म हो गई है। ठीक है डियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं इसका एक 5 निर्देशक सिद्धांत है, उनका हिस्सा नहीं है ये बताना है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये तो है। पढ़ाई रिटर्न प्रणाली से मुक्त है, यह सुनिश्चित करना, बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो, बिल्कुल। लेकिन व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ये जो 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसके 5 निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की एक अवधारणा नहीं है। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की एक अवधारणा नहीं है। देखते हैं, संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, बिल्कुल। जो संपूर्ण ज्ञान है वो अनिश्चित है, अभी तक वो निश्चित नहीं है। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट है एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, बिल्कुल। एक चीज को इफेक्ट करने वाले उसके अनेक कारण होते हैं। उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है, बिल्कुल। किसी समस्या के लिए व्यक्ति उत्सुक होगा और उस समस्या समाधान के लिए वो व्यक्ति की प्रकृति होती है। लेकिन रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, ऐसा नहीं है। रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता। जो जो सूचना प्रतिक्रिया प्रतिमान है, जो सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लेते हैं। प्रत्यय अर्जन प्रतिमान आता है, बिल्कुल आता है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बिल्कुल आता है। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान यानी इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल बिल्कुल आता है। उन्नत संगठक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बिल्कुल आता है। लेकिन निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं आता, यानी जो असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल, ये इसका सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान, इसको प्रतिपादित करने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। जो सृजनशीलता सृजनात्मकता का विकास है इसका प्रतिमान के विकास का प्रतिमान प्रतिपादित करने वाले थे जे जे गॉर्डन साहब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। ये कथन किसके द्वारा है। ये डेफिनेशन दी गई है कि जो वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। तो ऐसी डेफिनेशन देने वाले थे हरलॉक हरलॉक साहब जी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में विपरीत लिंग या प्रेम भावना का अभाव नहीं।
प्रेम भावना इस अवस्था में बढ़ती है, अभाव नहीं होता। ठीक है। कल्पना शक्ति का अभाव, ऐसा भी नहीं है कल्पना शक्ति का अभाव होगा। कल्पना शक्ति तो ज्यादा इस एज में पाई जाती है, बच्चा तरह तरह के सोचता है किशोरावस्था में आके। नेक्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। हाँ, ये राइट आंसर है। जब संवेगात्मक विकास होता है उसके कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है, वो स्थायित्व नहीं होता। और समायोजन यानी समाज में समायोजन करना उसके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेलो कोडल विकास के नियम के अनुसार इनमें बताना होगा। जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर क्या है। ठीक है डियर, तो देखते हैं। इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं इसका क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिफेलो कोडल, तो देखते हैं। पहला है पहले सिर का भाग फिर क्रमशः धड़ हाथों और पैरों का विकास होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सिर का विकास होगा, फिर क्रमशः धड़ हाथों और पैरों का विकास होगा, तो यही राइट आंसर है। इसी अकॉर्डिंग जो है एक बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है। तो क्या क्या थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे। उनका ने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुउंक्रिया का नियम ये भी था। प्रभाव का नियम नहीं था, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तत्वों की पूर्व समर्थक का नियम ये भी था। साहचर्य परिवर्तन का नियम ये भी दिया था, लेकिन जो प्रभाव का नियम था ये थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान के लिए संवेग क्या है। जो अवधान है उसके लिए संवेग क्या है। फॉर अटेंशन इमोशन एंड, तो इसका राइट आंसर हो गया इमोशन। इमोशन कहाँ से रिलेटेड है। तो इमोशन किससे रिलेटेड होते हैं भी, आंतरिक प्रेरणा से होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन से। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक प्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण का एक तत्व नहीं है। संप्रेषण का तत्व कुछ है, क्या है। कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन में के लिए कॉन्टेक्स्ट भी होता है, मेंटल स्टेट होता है, सेंडर प्रेषक होगा तभी आगे काम होगा, फीडबैक भी होता है। तो इस अकॉर्डिंग इस पेपर इस क्वेश्चन में ऑप्शन सभी तो राइट हैं, लेकिन हमें मोस्ट जो नियरेस्ट ऑप्शन देखना है इसका, उस अकॉर्डिंग राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की मुख्य विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मॉडल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर टेक्स द प्लेस ऑफ टीचर। यहाँ यही पूछा गया है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, यानी कंप्यूटर ले लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में अगर विद्यार्थी को अगर कंप्यूटर पे शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो वहां पर भी शिक्षक की उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षक के बच्चा खुद से कंप्यूटर पर सीख नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि शिक्षक की वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइकोमोटर डोमेन, तो कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें नियंत्रण भी होता है, आदत निर्माण भी होता है, संयोजन भी होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक का एक पक्ष नहीं होता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य हैं वो किस में संपूर्णता से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखते हैं cognitive, affective and psychomotor objective can be achieved completely through। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग टेक्नोलॉजी से ही इन सभी चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थ्री, शिक्षण तकनीकी द्वारा इन सभी तीनों को संपूर्णता में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ज्ञाने के अनुसार क्या दिया था? जो ज्ञाने के जो सिद्धांत थे उनका सीक्वेंस पूछा है, किस सीक्वेंस में दिया था उन्होंने? तो देखते हैं ज्ञाने ने क्या क्या दिया था। पहले दिया था उनका पहले उन्हें दिया था संकेत सीखना, संकेत के द्वारा सीखना। फिर दूसरे सीक्वेंस में आता है उनका उद्दीपन अनुक्रिया सीक्वेंस में सीखना। इसमें है पहले में ही है संकेत में सीखना, उद्दीपक, अनुक्रिया, अधिगम और फिर आता है श्रृंखला में सीखना। ये इनका सीक्वेंस है। फिर आता है श्रृंखला में सीखना, फिर आता है मौखिक संकेत के द्वारा सीखना, फिर आता है विभेदक सीखना, फिर आता है अवधारणा सीखना और फिर आता है सिद्धांत से सीखना और लास्ट में आता है समस्या समाधान। तो जो ये ज्ञाने के जो सीक्वेंस दिए गए हैं सीखना यानी लर्निंग के जो उनके जो मेथड्स दिए गए हैं उनका सीक्वेंस इस अकॉर्डिंग है, वो 8 इनों के अधिगम के वो सिद्धांत थे। तो इस प्रकार सीक्वेंस में इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबरनेटिक का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो साइबरनेटिक है ये थ्योरी किससे संबंधित है? जो साइबरनेटिक है डियर, ये साइबरनेटिक में विनिमय और नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यह एक गणितीय मॉडल है, ठीक है डियर। यह एक मैथमेटिकल मॉडल है। और ये साइबरनेटिक के जनक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं नॉर्बर्ट विनर जी। और साइबरनेटिक की सिद्धांत इन्होंने जो नॉर्बर्ट विनर जी हैं इन्होंने 1948 में ये सिद्धांत दिया था, ठीक है डियर। और जो ये साइबरनेटिक है ना, ये सूचना के प्रवाह और सिस्टम द्वारा खुद को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सीखना यहाँ बोला गया तो ओनली लर्निंग पर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू, अधिगम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है? जो ड्यूरिंग सिस्टम इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट, इससे क्या संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा, यानी साइज इसका एक सार्थक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। और फ्रांस कहाँ पर है? ये है यूरोप में, ठीक है डियर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है या कहा जाता है? कौन है समाजशास्त्र के संस्थापक? वो है अगस्ट काम्टे जी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। डी स्ट्रीट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? डी स्ट्रीट जी ने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं कही थी। उनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान भी है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान भी है, लेकिन समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ठीक है डियर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र का शिक्षण प्रारंभ कब हुआ था? भारत में समाजशास्त्र का शिक्षण प्रारंभ हुआ था 1920 में। औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था 1920 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, स्टुअर्ट टेज जी ने। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में
कुछ दो ऑप्शन आ जाते हैं कई बार, स्टुअर्ट चेज और कार्ल पियर्सन जी। तो उसमें आपको वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही एक स्टेटमेंट जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें उन्होंने कहा है विज्ञान विज्ञान सभी समाजशास्त्र सभी वैज्ञानिक सभी तात्विक समाजशास्त्र एक सभी विज्ञानों की तात्विक एकता है, न कि उसका वैज्ञानिक अध्ययन। विज्ञान का संबंध उसकी तात्विक एकता से है। ठीक है भैया, उसमें तात्विक एकता लिखा आएगा तो वहां पर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक, समाजशास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ये कहने वाले थे विक्रम शोरोकिन जी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी। अगस्त क्रांति के द्वारा 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो जो समाजशास्त्र को दो स्वरूपों में बांटा गया है, उसके कौन कौन से दो स्वरूप हैं? एक तो है विशिष्टात्मक संप्रदाय और एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो विशिष्टात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं वो है समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं ये हैं सोरोकिन जी, और जो विशिष्टात्मक संप्रदाय हैं उनके जनक माने जाते हैं जॉर्ज सिमेल जी। और विशिष्टात्मक संप्रदाय में मैक्स वेबर भी आते हैं, बोटोमोर भी आते हैं और पार्सन्स भी आते हैं। इन सभी ने विशिष्टात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया है। ठीक है, समाज के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया है वहां पर इन्होंने। तो यहाँ समन्वयात्मक इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इथोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे? वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल जी। तो इनका कहना था कि जो समाजशास्त्र शब्द है ये दो भाषाओं की एक अवैध संतान है और ये सही नहीं है इसको इथोलॉजी कहना। यानी इसको एक इथोलॉजी का मतलब होता है इथोलॉजी का मतलब होता है आचार शास्त्र यानी नीति शास्त्र, कि ये एक व्यवहारिक अध्ययन है, तो इसे विज्ञान कहना सही नहीं होगा। इसे इनका कहना था कि इसे इथोलॉजी शब्द देना सही होगा। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति भी है, प्रबोधन भी है और फ्रांसीसी क्रांति भी है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन की वो ग्लोबलाइजेशन है ये समाजशास्त्र के उद्भव उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण जो है काफी बाद के समय की बात है। और सोशियोलॉजी जो है वो औद्योगिक क्रांति, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति का इस पर काफी इफेक्ट पड़ा था, और इसके बाद ही जो है समाज का एक अलग से अध्ययन किया जाने लगा, समाज के संपूर्ण अध्ययन किया जाने लगा, और उसके लिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। और ये समाजशास्त्र का उद्भव करने वाले कौन थे? आप सभी जानते हैं, वो थे अगस्ट काम्टे जी। और अगस्ट काम्टे जी के गुरु कौन थे? वो थे सेंट साइमन जी, जिनके जिनके अंडर रहकर अगस्ट काम्टे जी ने समाजशास्त्र का विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसकी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डब्ल्यू मिल्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादक है? जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देने वाले थे वो ही थे अगस्ट काम्टे जी, क्योंकि इन्होंने ही समाज का एक प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया, और उसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की थी, जिसमें समाज का
एक वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जा सके, इसलिए ये इन्होंने समाजशास्त्र दिया था। तो सबसे पहले प्रत्यक्षवाद कौन थे? वो थे अगस्ट कॉम्टे जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसुअल सेप्ट का क्या अर्थ है? जो जेसुअल सेप्ट है इसका अर्थ क्या है? जेसुअल सेप्ट और गेमिन साइट, ये दो कॉन्सेप्ट देने वाले वो कौन थे? वो थे टोनिज, वो थे टोनिज टोनिज मोहद्दजी, वो इसका कॉन्सेप्ट देने वाले थे जेसुअल सेप्ट और गेमिन साइट का। और जेसुअल सेप्ट का अर्थ होता है समाज या समिति। ठीक है डियर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डियर, जैसे सेट होता क्या है? समाज यानी समाज जहाँ के लोग औपचारिक ऐसा समाज या समिति जहाँ के लोग औपचारिक तर्कसंगत और स्वार्थपूर्ण संबंधों में बंधे होते हैं, उसे समाज या समिति कहते हैं। ऐसे समाज वो समाज होते हैं, ऐसे इनका एग्जाम्पल होता है जैसे नौकरी हो गई, व्यवसाय हो गया, और कुछ राजनीतिक संगठन हो गए। और ये एक टाइम के बाद अपने स्वार्थ पूर्ति के बाद, जब इनकी स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, इस संगठन को वो डिसमिस कर देते हैं। ठीक है डियर, तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? वेरी इजी क्वेश्चन। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का नियम किसने दिया था? जो ज्ञान के 3 स्तर हैं, इनका नियम प्रतिपादन करने वाले कौन थे? वो थे अगस्ट कॉम्टे जी। कौन कौन से दिए थे? इन्होंने दिया था बौद्धिक बौद्धिक स्तर दिया था, बौद्धिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवाद। ये 3 स्तरों का नियम देने वाले कौन थे? वो थे अगस्ट कॉम्टे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिन साइट और गैसेल साइट समाज के 2 प्रकार हैं, ये किसने विवेचित किया था? ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ऊपर बताया था जी कि जो जेमिन सेक्ट और जेसुअल सेक्ट का समाज के 2 प्रकार बताने वाले थे, वो थे टोनिज महोदय जी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, जेमिन सेक्ट का क्या अर्थ है? मैंने बताया था कि जो जेसुअल सेक्ट है उसको तो समाज या समिति कहा जाता है, लेकिन जो जेमिन सेक्ट है उसको कहा जाता है समुदाय। ठीक है डियर, यानी कम्युनिटी उसे कहा जाता है। और ये समुदाय, इसका क्या अर्थ होता है जेमिन साइट में? अकॉर्डिंग टू टोनीज, टोनीज जी कहते हैं कि समुदाय एक समुदाय जहाँ लोग आपसी संबंधों, भावनाओं और साझा मूल्यों से बंधे होते हैं ना, उसे समुदाय कहा जाता है। और ऐसे समुदाय का एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे दोस्त हो गए, दोस्तों का समूह हो गया, परिवार हो गया, और कुछ ऐसे छोटे समुदाय इसमें शामिल होते हैं। और डियर, ये जो संबंध होते हैं ना, ये परमानेंटली होते हैं, ना कि ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। और डियर, इनमें अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है डियर, वो जो जैसे साहित्य है उसमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, और यहाँ अनौपचारिक, यानी रिश्ते नातेदारों की जो एक उसके अकॉर्डिंग वो सभी एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके डियर, तो ये थे आज की सीरीज। 150 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर सोल्व किया है। तो आई होप कि आपको इससे काफी हेल्प होने वाली है। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट पीजीटी सोशियोलॉजी का अभी 26 जुलाई को एग्जाम है, उसमें इससे आपको काफी हेल्प होगी। तो डियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको नई अगर हमारी वीडियो दूसरी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा और आपको इससे काफी हेल्प होगी। ठीक है डियर, ओके, बाय बाय।